हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अंग्रेजी वाले सेक्शन में एक प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के बदले एक वर्ड से कैसे काम चलाया जाए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हिंदी में बोलते हैं, वो भी पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं सिलेक्टेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, जो एक एक सब्स्टिट्यूशन कई बार पूछा जा चुका है। तो वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं एक कलेक्शन यहाँ पे शो कर रहा हूं, और इस कलेक्शन को अगर आप याद कर गए तो अधिकांश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन जाएंगे। वो तो आपको सेट प्रैक्टिस में ही पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो देखिए, यहां पर सबसे फर्स्ट जो वन वर्ड है वो है एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए, एम्बी मतलब होता है दोनों, एम्बी मतलब होता है दोनों, और डेक्स्ट्रिटी मतलब होता है कुशलता। तो उसी से बना है यहाँ पर एम्बीडेक्स्ट्रस, और OUS मतलब से भरा हुआ, यानी दोनों हाथों में समान कुशलता से भरा हुआ कोई भी इंसान है तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस है। मतलब वो राइट हैंड से भी लिख सकता है, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है, राइट हैंड से भी कोई काम कर सकता है, लेफ्ट हैंड से भी कर सकता है। तो वैसे व्यक्ति को ना एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होंगे जो दोनों हाथों से काम करने में कुशल है। क्रिकेट भी खेलते हैं तो बैटिंग राइट साइड में भी कर लेते हैं और लेफ्ट साइड में भी, तो वे व्यक्ति एम्बीडेक्स्ट्रस है। चलिए, इसको यहाँ पर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, इसको देख लीजिए। एबल टू यूज द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। कह रहा है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का इस्तेमाल समान रूप से कर लेना, और वैसे व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। चलिए हम लोग सेकेंड सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। यह है फाउंडलिंग। क्या है? फाउंडलिंग मतलब abandoned child of unknown parents who is found by somebody। तो फाउंडलिंग चाइल्ड जो होते हैं, जिसके माता पिता का पता नहीं होता, वो कहीं बच्चा खो जाता है या फिर उसके माता पिता उसे कहीं स्टेशन वगैरह पे कहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पाल नहीं पाएंगे वे, तो वे बच्चे किसी और के द्वारा पाला पोसा जाता है। तो वैसे बच्चे को फाउंडलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडलिंग। तो अब हम लोग सेंटेंस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज एबनॉर्मल ग्रोथ इन सॉरी इस सेंटेंस को देखिए। अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज मतलब किसी देश या किसी जगह को किसी कारण से आप अगर छोड़ देते हैं तो वो कहलाता है डिजर्शन, मतलब त्यागने की क्रिया। तो त्यागने की क्रिया को बोलते हैं डिजर्शन। ये क्लियर हो गया। नंबर 4 में देखिए ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? शरीर के किसी भी अंग में एक्स्ट्रा सूजन हो जाना या एक्स्ट्रा निकल जाना बाहर की ओर, तो वो कहलाता है ट्यूमर, मतलब गांठ बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ ट्यूमर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी भी भाग में असाधारण ग्रोथ जो हो जाता है उसको बोलते हैं ट्यूमर। उसके बाद है 5 नंबर में एनार्की। देखिए, कुछ लोग एनार्ची बोल देते हैं गलती से, लेकिन इसका सही उच्चारण है एनार्की। तो एनार्की मतलब होता है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी देश में सरकार की जो पावर है, वो पावर कोई भी लोग अगर नहीं मानते हैं तो वहां पे एनार्की हो गया, अराजकता चलने लगा है। मतलब सरकार का जो शासन है वो शून्य हो चुका है, शासन शून्य। तो वैसे स्थिति को बोलते हैं एनार्की। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। सेंटेंस नंबर 6 में आइए। यहाँ पे लिखा है मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है कि एक काम के बाद दूसरा काम बदल करके, एक खाना के बाद दूसरा खाना बदल करके
ठीक है, एक जगह घूम लिए फिर दूसरे जगह घूमना है, यानी वेरिएशन। जीवन में अगर बदलाव है तो आपके जीवन में मोनोटोनी नहीं है। तो मोनोटोनी का मतलब होता है निरस्ता, यानी एक जैसा काम कंटिन्यू होता रहना, डेट इज कॉल्ड मोनोटोनी। तो कोई भी आदमी मोनोटोनी फील कर रहा है, मोनोटोनी महसूस कर रहा है, इसका मतलब वो निरस्ता महसूस कर रहा है। तो ये क्लियर हो चुका है मोनोटोनी। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप एक बार और देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और ये जो मटेरियल है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक को क्लिक करना है। तो वो लिंक आपको अपने टेलीग्राम पे, अगर आपके पास इंस्टॉल है टेलीग्राम, पहले आपको इंस्टॉल करना होगा, तो वहां पे ये ले जाएगा और वहां पे ये मटेरियल मिल जाएगा। तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले वीडियो देखकर समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर में। देखिए इसमें लिखा है क्रोनोलॉजिकल। देखिए क्रोनोज से बना है क्रोनो, क्रोनोज मतलब होता है समय, और लॉजी से है, लॉज मतलब विज्ञान, और ICAL मतलब होता है से संबंधित। तो क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के विज्ञान से संबंधित। समय का विज्ञान किसको बोल सकते हैं, इतिहास को बोल सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो इतिहास में जो है सजा के दिया रहता है, मतलब बहुत पहले के समय से लेकर के अब तक के जो भी बातें होते हैं क्रमबद्ध सजे होते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। तो अगर क्रोनोलॉजिकल कोई भी चीज लिखी गई है, इसका मतलब है बीच में कोई छोड़ा नहीं है, यानी पास्ट टाइम से लेकर के बढ़ते बढ़ते आगे प्रेजेंट टाइम तक लाया है, तो वो क्रोनोलॉजिकल है। चलिए उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल की हिंदी भी मैं बता देता हूँ, काल क्रम के अनुसार। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर सेंटेंस में। इसमें लिखा है फ्रॉड। देखिए फ्रॉड हो जाता है आजकल, बहुत लोग इस वर्ड से अवगत है। फ्रॉड मतलब होता है चीटिंग, किसी को ठगना। तो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी। देखिए डिसीव करना, किसी को डिसीव करना मतलब किसी को धोखा देना। तो किसी को धोखा देने की क्रिया क्या कहलाता है, फ्रॉड। और खास करके इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी पैसा बनाने के लिए, यानी अपना धन कमाने के लिए किसी को ठगना, डेट इज कॉल्ड फ्रॉड। तो किसी के साथ फ्रॉड ना हो, भगवान न करे किसी के साथ फ्रॉड हो। चलिए हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 9 में। इसमें लिखा है रिएस्ट्रोस्पेक्शन। रिएस्ट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट। पास्ट टाइम में जा करके झांक के देखना। चले जाएंगे नहीं, दिमाग के अंदर पास्ट टाइम की बातों को याद करना। तो पास्ट टाइम की बातों को याद करना कहलाता है रिट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां लिखा है 12 नंबर में ये तो मैं हाँ चलिए रिट्रोस्पेक्शन हो गया। 10 नंबर में आई है, इसमें लिखा है सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी, या नींद में चलने की जो लंबे समय से हैबिट है। जैसे आपने नींद नहीं खोला और चलना शुरू कर दिया, तो कई बार इस तरह की बीमारी हो जाती है किसी को, तो उसे बोलते हैं सोमनैम्बुलिज्म हो गया, मतलब नींद में चलने की बीमारी। यह देखिए द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, यानी नींद में चलने की प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड सोमनैम्बुलिज्म। अब नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन। देखिए एस्पेक्शन वाला यहाँ पर 9 नंबर में आपने पढ़ा था, रिट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन। रिट्रो मतलब बैक, री मतलब बैक, यानी बैक की बातों को याद करना, पास्ट की बातों को याद करना, रिट्रोस्पेक्शन कहलाता है। जबकि इंट्रो का मतलब के अंदर, एस्पेक्ट मतलब देखना, और ION मतलब नाउन बन जाता है। तो एक्ट और प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर झांक कर खुद का अध्ययन करना कि मैं क्या हूं, मैं कैसा काम करता हूं, मैं कैसा इंसान हूं, तो वो कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग। अपने सोच का एग्जामिनेशन करना, मतलब आप किस तरह का सोच रखते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अंतर्दृष्टि करना, अपने आप को देखना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 में। इसमें लिखा हुआ है डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन का मतलब द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग द सैंक्टिटी द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक और सरकार के बीच जो सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है, उसको बिगाड़ना, भाषण दे करके
और उसको क्या करना, सरकार के खिलाफ जनता को बिगाड़ना, डेट इज कॉल्ड डिसेक्रेशन। तो डिसेक्रेशन नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं 13 नंबर में। इसमें लिखा है बफून। देखिए बफून होता है एक प्रकार का जोकर, जो जिसका पेशा है लोगों को हंसाना, और हंसा करके ही वह काफी पैसा कमाता है। ठीक है, तो यहाँ है एक्टर इन द थियोरेटिकल परफॉर्मेंस हुज बिजनेस इज टू मेक पीपल लाफ थ्रू हिज एक्शन और टॉक। यानी जिसका पेशा ही है लोगों को हंसाना और बातचीत करके हंसी पैदा करना, जैसे कपिल शर्मा अपने शो में करते हैं, तो वो हंसा करके ही पैसा कमाते हैं। तो वैसे लोगों को बफून बोलते हैं। हिंदी में कुछ लोग जोकर भी बोल सकते हैं, आप इसको कॉमेडियन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बफून को सीखा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 की ओर। इसमें लिखा है असेंट और कंसेंट और कनकर। असेंट, कंसेंट और कनकर का मतलब होता है एग्री टू समथिंग। एग्री टू समथिंग मतलब किसी भी चीज के लिए राजी हो जाना। अगर 2, 4, 5 लोग एक ही बात पे राजी है, एक ही विचार को लेके सब लोग राजी है, तो सब लोग आपस में कॉन्सेंट है या कनकर है। असेंट, कॉन्सेंट और कनकर सबका मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, यानी सहमति। उसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर में। इसमें लिखा है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है रुचिकर, आनंददायक, मजेदार। ठीक है, तो खाने में कुछ अगर अच्छा खाना मिल जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वाह मजेदार खाना है। अगर कहानी भी बहुत अच्छी हो तो बोलते हैं मजेदार कहानी है, मजेदार चुटकुला है, मजेदार कोई भी चीज है। तो यहाँ पर मजेदार के लिए, रुचिकर के लिए पैलेटेबल शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, एग्रीएबल टू द टेस्ट और माइंड। देखिए जीभ को अच्छा लगे या दिमाग को अच्छा लगे, ठीक है, उसके लिए पैलेटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी प्लीजेंट टू इट, खाने में भी मजेदार हो या देखने में, छूने में, जिस तरह से भी आपको बहुत अच्छा लगता हो, बहुत पसंदीदा हो, तो आप उसके लिए पैलेटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वही 16 नंबर में से लिखा है सीज फायर या ट्रूस या आर्मिस्टाइज। तो सीज फायर या ट्रूस या आर्मिस्टाइज का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, यानी जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है, अगर वो उसके पार चला जाता है तो वो आपने सीज फायर का उल्लंघन किया। एग्रीमेंट है दोनों देश का कि यहाँ से आप इधर रहो और यहाँ से इधर हम लोग रहेंगे, तो उसी को बोलते हैं सीज फायर। देखिए एग्रीमेंट बाय बेलिजरेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग, यानी दोनों देश के जो योद्धा है वे आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इधर से इसके पार मैं नहीं जाऊंगा और इसके पार तुम्हें नहीं आना है। तो वैसे खींचे गए रेखा को, वैसे खींचे गए फेंसिंग को आप सीज फायर बोलेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं 17 नंबर में। इसमें लिखा हुआ अनएनिमस। अनएनिमस का मतलब होता है ऑल ऑफ वन माइंड। देखिए अनएनिमस मतलब सबका विचार एक ही हो, तो उसे बोलते हैं अनएनिमस। उसके बाद है ओमनीपोटेंट। देखिए ओमनी करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओमनी मतलब होता है सभी, ऑल, ठीक है। तो ओमनीपोटेंट, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। तो ओमनीपोटेंट मतलब ऑल, पूरा के पूरा पावर उनके पास है, यानी अलमाइटी गॉड कह सकते हैं आप उनको, यानी सर्वशक्तिमान। तो जिनके पास ऑल पावरफुल जो भी है, जैसे जो ईश्वर ऑल पावरफुल है वो है ओमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान। तो ओमनी कहाँ कहाँ लगा होता है, जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब सभी और प्रेजेंट मतलब उपस्थित, तो सभी जगह जो उपस्थित हो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, हर जगह होने वाला। ओमनी वोरस, वोरस मतलब खाने वाला, ठीक है। ओमनी मतलब सभी कुछ, तो ओमनी वोरस मतलब सब कुछ खाने वाला। और ओमनीसिएंट, सिएंट मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। तो ओमनीसिएंट मतलब क्या होगा, जिसके पास पूरी दुनिया का नॉलेज हो उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट, मतलब सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओमनी जहां भी लगा हो आप समझ जाएंगे, ओमनी का मतलब सब कुछ। चलिए उसके बाद है 19 में एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है जो हमेशा लड़ने के लिए आक्रोशित हो, हमेशा लड़ने का विचार आता है उसको, ठीक है। तो किसी से प्यार से बात नहीं करता, चाहता है कि कब किसी से लड़ जाए। तो
उस तरह के लोगों को बोलते हैं ये एग्रेसिव है, लड़ने के लिए एग्रेसिव है। यानी ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, देखिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार। वैसे व्यक्ति को बोलते हैं एग्रेसिव व्यक्ति है। जानवर भी एग्रेसिव हो सकते हैं। चलिए उसके बाद 20 नंबर में है रैंसम। देखिए रैंसम क्या होता है, सबका अलग अलग होता है इनकम। जैसे स्कूल वाले आपसे पैसे नहीं मांगते, आपसे फी मांगते हैं, ठीक है। उसी तरह से डॉक्टर साहब भी आपसे फी मांगते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है। कोई आप एक्सटॉर्शन मनी मांगता है, मतलब रंगदारी मांगता है, ठीक है। कोई टैक्स मांगता है। तो विभिन्न प्रकार से आप पैसा को ही, भुगतान को ही विभिन्न प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो उसी में एक है रैंसम। तो रैंसम कौन मांगता है, तो जो किडनैप करके बच्चे को या किसी को ले जाता है, तो छोड़ने के एवज में फोन करता है कि मैं आपके बच्चे को छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको 50 लाख 25 लाख रैंसम देना होगा, मतलब फिरौती देना होगा। तो ये भी क्लियर हो गया रैंसम। तो इस तरह से एक वीडियो में आपको 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा, और इस तरह से अगर कंटिन्यू सीखेंगे तो लगभग 40 से 45 एक्सरसाइज होंगे, उसमें मैं टोटल कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और साथ साथ टेस्ट भी लेता रहूंगा। टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको क्यूज मेकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि हम जो टेस्ट पेपर देते हैं वो क्यूज मेकर में ही खुलेगा, और आप ऑनलाइन टेस्ट भी घर से दे सकते हैं और खुद को टेस्ट ले सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ाई करते हैं। तो जुड़े रहे हमारे वीडियो से और सीखते रहे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के बिना आपको एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए हम आपसे लेते हैं विदा, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।